तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 का 50 टेस्ट और पेपर 2 का भी 50 टेस्ट हम लोग कवर करेंगे। इसमें से जो आपका पेपर 1 है, इसका टेस्ट नंबर पहला और टेस्ट नंबर दूसरा, यानी कि फर्स्ट टेस्ट और आपका सेकेंड टेस्ट, ये दोनों जो है वो आपका अपलोड हो गया है। और इसी कड़ी में अगर हम लोग देखें तो ये आपका टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन चल रहा है। और ये जो टेस्ट नंबर 3 है, इसका भी आपका 4 पार्ट आएगा, जिसमें से पहला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, दूसरा पार्ट भी ऑलरेडी आ चुका है, और ये टेस्ट नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। अगर हम लोग देखें तो पहले पार्ट में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें ऋग्वैदिक काल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें मोहम्मद गौरी के बारे में, और आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हम लोग जो है वो प्लासी युद्ध के बारे में पढ़े थे। वहीं जो आपका दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग भारत का भूगोल वाले सेक्शन को कवर किए थे, जिसमें आपका भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत का पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ, इस वाले टॉपिक को हम लोग कवर किए थे। ये आपका टेस्ट मतलब ये पहला पार्ट में था। ये आपका वीडियो का ये सेकंड पार्ट में हम लोग इसको कवर किए, और आज ये इसका थर्ड पार्ट आने वाला है। और थर्ड पार्ट में हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, यानी कि इंडियन पॉलिटी, और आपका जो पब्लिक वाला सेक्शन है, इसमें हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला तो है आपका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसके अलावा जो आपका नागरिकता वाला जो है वो का टॉपिक है, यानी कि सिटीजनशिप, इसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आपका डीपीएसपी यहाँ पे शामिल नहीं है, डीपीएसपी को हम लोग अलग एक नए टेस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो टेस्ट 3 का ये डिस्कशन होने वाला है, और इसमें टेस्ट 3 का ये पार्ट 3 होगा, और इसमें आज हम लोग पॉलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, इसकी चर्चा करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाग देखने को मिलते हैं, 395 अनुच्छेद मिलते हैं, और 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं। इसमें से भाग 1 जो है वो आपका भारत और आपका राज्य क्षेत्र है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। वहीं भाग 2 जो है वो आपका नागरिकता है, और ये आपका आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। अब थोड़ा सा हम लोग नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है नागरिकता का संवैधानिक आधार। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधी प्रारंभिक प्रावधान जो है वो दिए गए हैं, और ये प्रावधान जो है वो केवल संविधान लागू होने के समय, यानी कि 26 जनवरी 1950 नागरिकता निर्धारित करने के लिए थे। ये जितने भी प्रावधान दिए हुए हैं, ये 26 जनवरी 1950 जब आपका संविधान लागू हुआ था, उसके बाद नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, तो इसके नागरिकता निर्धारण करने के लिए दिया गया था ये प्रावधान उस समय। नागरिकता से जुड़ी विस्तृत प्रक्रियाएं एवं बाद की व्यवस्थाएं संसद के द्वारा बनाए गए कानून जितना भी रहता है उनके द्वारा, और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आती है। तो नागरिकता से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रक्रिया रहेगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसके माध्यम से, तो संसद के द्वारा बनाया गया जो अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, जो कि 1955 में बनाया गया था, उसके द्वारा हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। भारत में नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है वो देखिए। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, अर्थात भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए 2 अलग अलग स्तर की नागरिकता नहीं होती है, केवल भारतीय नागरिकता ही होती है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो है वो आपका अमेरिका का नागरिक यानी कि देश का नागरिक अलग होगा, और वो जिस राज्य के हैं उसका नागरिक अलग होगा। अगर वो कैलिफोर्निया के हैं तो उसका जो है वो अलग होगा। तो इस तरह से देखिएगा, तो अमेरिका में टोटल 50 गो राज्य हैं, तो 50 राज्य के लिए आपके जो है वो 50 नागरिकता अलग अलग देखने को मिलेगा, और वहीं देश का अलग रहेगा। लेकिन भारत में जो है वो आपका सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है ब्रिटेन के जैसा। अब अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक क्या क्या बातें बोली गई है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5 में बोला गया कि भारत का नागरिक कौन होगा। तो बोला गया है कि संविधान लागू होने के समय या फिर निम्नलिखित व्यक्ति
भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो संविधान जब से लागू हुआ है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ था, तो उस दिन से नागरिक माने जाएंगे। कब कब, कौन कौन, कैसे कैसे, वो देखिए। जो भारत में जन्मे हो उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, या भारत में रहते हो उनको भारत का नागरिक बोला जाएगा, या फिर भारत में बस चुके हो निवास अवधि को ध्यान में रखते हुए, यानी कि भारत में वो पिछले कई सालों से रह रहा है, तो उसको भी हम लोग भारत का नागरिक मानेंगे। ये आपका अनुच्छेद 5 कहता है, यानी कि भारत का नागरिक कौन। अनुच्छेद 6 में बोला जाता है कि पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी, यानी कि माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता कैसे मिलेगा, तो इनके लिए एक डेडलाइन लिखा हुआ है। तो बोला है कि जिन व्यक्तियों ने 19 जुलाई 1948 से पहले या फिर बाद में पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन यानी कि माइग्रेट करके आए हों, उनको कुछ शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो ये डेट याद रखिएगा हमेशा। अनुच्छेद 7 बोलता है भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले, तो जो लोग भारत के नागरिक थे, भारत में रहते थे, वो भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से वापस भारत आएंगे, उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। तो माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान उनका क्या रहेगा। तो बोला गया है कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उन्हें सामान्यतः उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति में उनकी नागरिकता बहाल होने की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर वो वापस भारत आना चाहते हैं और यहाँ का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ कुछ प्रोसीजर है, वो आपको फिर मानना पड़ेगा। जैसे कि आपका अनुच्छेद 6 में बोला गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले या फिर इसके बाद आइए, तो फिर आपका कुछ कुछ प्रावधान के तहत आपको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 में बोला गया कि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के जो लोग हैं, यानी कि NRI जो लोग हैं, उनसे संबंधित जो नागरिकता है उसका प्रावधान किया गया है। बोला गया है कि भारत के बाहर विशेषकर रियासतों या फिर ब्रिटिश भारत से जुड़े क्षेत्रों से भारतीय मूल ब्रिटिश भारत से क्षेत्रों फिर सुनिए, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग, इससे संबंधित नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। और बोला गया कि भारत के बाहर विशेषकर रियासतों या फिर ब्रिटिश भारत से जुड़े क्षेत्रों से गए भारतीय मूल के लोगों को पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता का जो है वो अधिकार दिया गया। यानी कि जो लोग बाहर में विदेश में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो उनको फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण के माध्यम से वो ले सकते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो ऐसे में उसकी जो है भारतीय नागरिकता वो समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 देखिए, तो बोला गया है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो जो व्यक्ति संविधान के अनुसार नागरिक है वे नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो वो नागरिक बने रहेंगे। किसके अनुसार, तो नागरिकता अधिनियम का जो प्रावधान है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, वो जब तक उसको संसद हटाएगा नहीं वो नागरिकता का प्रावधान वैसे ही रहेगा, यानी कि वो नागरिक बने रहेंगे, नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 क्या है कि संसद की शक्ति, तो बोला गया है कि संसद को नागरिकता के सभी मामलों, अर्जन, समाप्ति, त्याग, वंचन, इन सभी में कानून बनाने की पूर्ण शक्ति दी गई है, और इसी शक्ति के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। ठीक है ना। अब देख लीजिए नागरिकता अधिनियम 1955 बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये क्या है क्या नहीं है। तो बोला जाता है कि यह अधिनियम भारतीय नागरिकता के अर्जन, त्याग, वंचन, पुनः प्राप्ति आदि से जो है वो इसमें जो है वो पूर्ण विवरण देता है। तो किसी को नागरिकता चाहिए, त्यागना है, उसको छोड़ना है या फिर वापस उसको प्राप्त करना है, ये सारा डिटेल से जानकारी नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया हुआ है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके। कौन कौन है, पहला है जन्म से, यानी कि बाय बर्थ। बोला गया कि निम्न श्रेणियों में जन्मे व्यक्ति भारतीय नागरिक माने जाते हैं, जैसे कि जिनका जन्म जो है वो बोला जाता है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्म लेना ही पर्याप्त था। ये पहला कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक बोला जाता है कि अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, देखो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक बोला जाता है कि माता या पिता में से कोई अगर एक भारतीय होंगे तो उनको फिर भारत का नागरिकता मिलेगा। फिर 2004 के बाद क्या हुआ,
3 दिसंबर 2004 के बाद बोला गया कि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अनाधिकृत प्रवासी नहीं होना चाहिए, तो ही फिर आपको जो है वो नागरिकता मिलेगा। तो जन्म से नागरिकता, इसमें 3 कंडीशन बोला गया है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 तक, फिर 1987 से लेकर 2004 तक, फिर 2004 के बाद ब्रैकेट जो है वो क्राइटेरिया बदल गया है 3 तरह से बाय बर्थ में। दूसरा है वंश परंपरा से, यानी कि बाय डिसेंट। तो बोला गया है कि यदि बच्चा भारत के बाहर जन्मा हो और उसके माता पिता में से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा बोला गया तथा शर्तों के अनुसार जन्म को विदेश में भारतीय दूतावास में पंजीकृत जो है वो किया जाए। अगर आप विदेश में जन्म लेते हैं तो जो आपका जो यहाँ का जो इंडियन एम्बेसी होगा, जैसे कि लंदन में है, आप लंदन में रह रहे हैं, आपका बेबी हुआ लंदन में, तो आप लंदन में इंडियन एम्बेसी में जाकर उसका पंजीकरण करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो फिर आपको भारत का नागरिकता लेने में दिक्कत नहीं होगा। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन। तो बोला गया कि निम्न श्रेणियों के लोग पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे वो देख लीजिए। पहला, भारतीय मूल के वे व्यक्ति जिन्होंने 7 साल तक भारत में निवास किया हो। ये आपका भारत शासन अधिनियम भारत नागरिकता ये क्या बोलते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम धारा 5 क्लॉज ए और उसका भी क्लॉज ए, इसमें यह बात बोला गया है अगर आप कोई भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और वो 7 साल तक भारत में रहते हैं, आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, फिर आप भारत से दूसरे देश में चले गए हैं, फिर आपको यहाँ भारत में आके वापस भारत का नागरिकता लेना है, तो ऐसे में भारत में आपको 7 साल तक रहना होगा और उसके आधार पे फिर आप जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आप वहाँ पे जाइएगा वहाँ पे और वो फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आपका वो व्यवहार देखेगा, आपका सब कुछ देखेगा, उसके बाद वो देखेगा कि देगा कि नहीं देगा। भारतीय नागरिक के पति पत्नी आदि, ये भी उतना चाहिए। चौथा प्रक्रिया है देशीकरण के द्वारा, यानी कि बाय न्यूट्रलाइजेशन। बोला गया है कि विदेशी नागरिक देशीकरण के प्रमाण पत्र लेकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य शर्तें क्या है, सामान्यतः व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष भारत में निवास करना होगा। ये किसके आधार पे है, देशीकरण के आधार पे है। या 10 वर्ष इस प्रकार गिने जाते हैं, कैसे कैसे वो देख लीजिए। नागरिकता आवेदन से ठीक पहले 1 वर्ष लगातार भारत में निवास करता हो। दूसरा, इसके पिछले 14 वर्ष में कुल 9 वर्ष यानी कि 9 + 1 वर्ष भारत में रहना आवश्यक है। तो ऐसे करके इसका क्राइटेरिया है। क्षेत्र के भारत में जो है वो समामेलन से, यानी कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जब किसी नए भूभाग का भारत में विलय होता है, जैसे कि पुडुचेरी का हुआ, गोवा का हुआ, तो वहाँ के निवासी जो है वो भारतीय नागरिकता आसानी से प्राप्त कर लेंगे। क्लियर, आगे देख लीजिए। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है, यानी कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो बोला गया है कि भारतीय नागरिकता 3 तरीकों से समाप्त हो सकती है। पहला है त्याग, यानी कि आपका रिन्यूंसिएशन। दूसरा है वंचन, यानी कि डिप्राइवेशन। तो बोला गया है कि अगर व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे तो उसका नागरिकता चला जाएगा। सरकार कानूनी कारणों से किसी व्यक्ति को नागरिकता से जो है वंचित कर दे तो उसका नागरिकता चला जाएगा, जैसे कि धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना, तो उसको वो इलीगल घोषित कर देगा। तीसरा, स्वैच्छिक विदेशी नागरिकता ग्रहण करना, यानी कि टर्मिनेशन। अगर आप दूसरा देश का नागरिकता ले लेंगे भारतीय नागरिकता होते हुए भी, तो आपका नागरिकता ये वाला खत्म। अनुच्छेद 9 के अनुसार बोला गया यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता जो है वो आपका स्वतः यानी कि खुद ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है 2-3 ठो और कुछ वो देख लीजिए। प्रवासी भारतीय नागरिक, यानी कि PIO, और इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रवासी भारतीय नागरिक। संशोधन हुआ था आपका 2005 में। तो आपका जो PIO होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं वो आगे देखते हैं। अभी PIO, रुकिए ज़रा सा, कहीं पे लिखा होगा तो बताते हैं आपका। अच्छा, इसको हटाइए। तो PIO जिसको बोलते हैं हम लोग प्रवासी भारतीय नागरिक, या फिर इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको हटाइए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। तो प्रवासी भारतीय नागरिक यानी कि PIO, इसी को अप्रवासी भारतीय नागरिक भी कहते हैं। इसमें संशोधन हुआ था 2005 में। तो बोला जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में अप्रवासी भारतीय नागरिक यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको OCI कहते हैं, इसकी जो है वो अवधारणा जोड़ी गई थी। तो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 2005 में। पहले देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम आया 1955 में, फिर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम आया 2005 में, और 2005 में उसी में आपका OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय नागरिक वाला कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ा गया। पाकिस्तान व बांग्लादेश के जो है नागरिक इसके पात्र नहीं होंगे।
तो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के जो नागरिक होंगे वो OCI के लिए पात्र नहीं होंगे। बोला जा रहा है कि कानून के अनुसार ऐसे लोग जिनकी नागरिकता या पूर्वजों का संबंध पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो OCI के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इन देशों को सुरक्षा कारणों से अपात्र श्रेणी में रखा गया है। अन्य देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग आवेदन देकर OCI का कार्ड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप पहले भारत के नागरिक थे, आपके पिताजी भारत के नागरिक है, कि आपके कोई रिश्तेदार में भारत के नागरिक है, लेकिन आप किसी का आप बाहर विदेश में रहने लगे, आपको वहीं के नागरिकता मिल गया है। ऐसे में अगर आपको वापस से भारत का नागरिकता लेना है तो आपको एक कार्ड मिलता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आप उसके माध्यम से इसमें आप ऐड हो सकते हैं। लेकिन आप जो है वो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का आदमी इसके लिए वो पात्र नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। बोला गया कि भारत से बाहर बसे वे लोग जिनके माता पिता दादा दादी या पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे हो और जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, वो निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन करके OCI कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यही अभी आपको बताया गया था। यह नागरिकता नहीं बल्कि दीर्घकालीन वीज़ा संबंधी सुविधा है। ये एक तरह से नागरिकता नहीं है, एक तरह से आपको वीज़ा मिल रहा है जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे आप रह सकते हैं। इसके लिए OCI धारक को भारत का पूर्ण नागरिक नहीं माना जाता है, उसे मतदान, सरकारी पदों और राजनीतिक अधिकारों का लाभ नहीं मिलता है। अब देख लीजिए, हम लोग बोलते हैं कि भारत का नागरिक नहीं है तो आपको क्या क्या लाभ नहीं मिलेगा, तो यही लाभ नहीं मिलेगा, आपको मतदान करने नहीं मिलेगा, सरकारी पदों में आप नहीं जा सकते हैं, राजनीतिक अधिकार आपको नहीं मिलेगा। सिंपल। आगे देख लीजिए, यह केवल एक आजीवन मल्टीपल एंट्री वीज़ा जैसी सुविधा है, यानी कि आपको मिल रहा है, ये एक तरह से आपको वीज़ा मिल रहा है जो कि आपका आजीवन यहाँ पे रहना है, आप रहिए, लेकिन आपको सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आपका आजीवन मल्टीपल एंट्री वीज़ा है एक तरह से OCI, जिससे वह भारत में जितना चाहे रहे, जहाँ चाहे वहाँ यात्रा करे, जो करना चाहे वो करे, लेकिन आपको सरकारी लाभ तो भैया कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा देख लीजिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 2019 में, इसको हम लोग बोलते हैं CAA 2019, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये 2019 में आया था और इसको लागू जो है वो आपका 10 जनवरी 2020 को इसको किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर भारत आए कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देना है। तो CAA का कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पड़ोसी देश है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे जो आपका अल्पसंख्यक लोग होंगे, जैसे कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है, 6 गो है ना, भारत में बहुसंख्यक हिंदू है, बाकी बात अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, आपका सिख है, ईसाई है, ये सभी जैन है, सभी अल्पसंख्यक है, यहूदी सब अल्पसंख्यक है। तो उसी तरह जो आपका पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और आपका श्रीलंका में, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, जिनके साथ धार्मिक जो है वो प्रताड़ना हो रही है, उनको अगर भारत का नागरिकता चाहिए तो वो CAA के तहत भारत में नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश से ही आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों को ही नागरिकता देने की व्यवस्था करता है। इसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, इन्होंने 31 दिसंबर 2014 या फिर उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो, ठीक है ना। तो इन लोगों को जो है वो इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है वो बोला जाएगा कि अगर ये 31 दिसंबर 2014 या फिर उससे पहले भारत में प्रवेश करते हैं, फिर अगर वो वहाँ पे अल्पसंख्यक होंगे और उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना होगी तो उनको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। ये कहाँ लागू नहीं होता है, तो बोला जाता है कि संविधान की 6ठी अनुसूची, जिसमें आपका बोला गया कि आदिवासी क्षेत्रों में जो है वो आदिवासी क्षेत्र जो है या कि जनजातीय जो क्षेत्र है वहाँ के प्रशासन की व्यवस्था करता है, और वो भी आपका पूर्वोत्तर राज्य में, खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे जो है वो आप CAA के तहत आप यहाँ के आकर बस नहीं सकते हैं। इसके अलावा इनर लाइन परमिट, जिसको हम लोग बोलते हैं ILP क्षेत्र, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आपका जो नागरिकता वाला जो टॉपिक था वो टॉपिक यहाँ पे जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। ये ज़्यादा नहीं था, ये छोटा सा टॉपिक था जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो भाग 2 है नागरिकता, ये यहाँ पे एंड हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं भाग 3 की तरफ, और भाग 3 जो है वो आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होकर अनुच्छेद जो है वो आपका 35 तक जाता है। तो सारे अनुच्छेदों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे और इसके आगे की जो भी चर्चा है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो आपका मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में क्या क्या बात बोला गया वो देख लीजिए।
सबसे पहले देखिए कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला है और इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन अधिकारों के प्रावधानों का जो बीजारोपण है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हुआ था और विशेष रूप से नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आया था, उसमें सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों का जो है वो सुझाव दिया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में सबसे पहली बार इसका सुझाव दिया गया था कि भविष्य के भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए और इस सुझाव का व्यापक प्रभाव पड़ा और अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में इसको शामिल किया गया है। प्रारंभिक भारत में टोटल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार यानी कि एक नॉर्मल मामूली अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो टोटल अभी आपके 6 मौलिक अधिकार है जो कि आपके वैध रूप से लागू यानी कि लीगल रूप से ही आपके इम्प्लीमेंट है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के मनमाने कार्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनका न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर आपको जो है वो आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन जब आप डीपीएसपी की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 37 में बोला गया है कि डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको प्रवर्तनीय नहीं है। इस प्रकार ये अधिकार पूर्णतः न्यायालय में वाद योग यानी कि जस्टिसिएबल है और इन अधिकारों की प्रकृति प्राकृतिक, अपरिवर्तनीय एवं मानव सम्मान पर केंद्रित मानी जाती है। इन्हें अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित भी माना जाता है और मौलिक अधिकारों के संरक्षण की अंतिम जिम्मेदारी जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय को ही है। और मौलिक अधिकारों को अगर हम लोग वर्गीकरण देखें और इसका जो विवरण देखें एक एक करके डिटेल से दिखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आपका समानता का अधिकार आता है जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक देखने को मिलता है। समानता का अधिकार, ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। बोला जाता है कि जो आपका समानता का अधिकार है ये भारतीय संविधान की मूल आत्मा है और यह टोटल यहाँ पे समानता का अधिकार में हम लोगों को 5 गो अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद दिया है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। अनुच्छेद 14 क्या कहता है तो बोला गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि 2 चीज़ बोला गया है। विधि के समक्ष समता यानी कि आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधियों के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों बात कही गई है। बोला जाता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार करेगा और उसे कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करेगा। ये बोलता है विधि के समक्ष समता में। वहीं विधियों का समान संरक्षण में क्या बोलता है कि यह अनुच्छेद न केवल राज्य के भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकता है बल्कि यह विधायिका को भी मनमाने और भेदभावपूर्ण कानून बनाने से रोकता है। तो ये विधियों का समान संरक्षण हो गया। विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों का जो समान संरक्षण है इसको जो है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देख लीजिए इसी क्रम में हम लोग आर्टिकल 15 की ओर चलते हैं जो कि बोला गया है कि भेदभाव का निषेध। बोला गया है कि आपको जाति, धर्म, इन सभी के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बोला गया है कि राज्य जो है वो किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करेगा। कितना आधार बोला है तो 5 आधार है, ठीक है। हालांकि संविधान राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देती है। ये हम लोग कहाँ पे देखते हैं जब आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6 दिखते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको, महिलाओं को, बच्चों को, इन सभी को विशेष प्रावधान देता है। इनको यहीं पे रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था किया जाता है। तो आप आर्टिकल 15 तो यहाँ पे डिटेल से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आर्टिकल जो 15 है इसमें टोटल आपके 6 क्लॉजेज देखने को मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, फिर 5, फिर आपका 6। तो आप इनको खुद से पढ़ के जो है 6 क्लॉज को यहाँ से आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आर्टिकल नंबर 16 बोला गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता।
तो लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या है वो देख लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे एक बार रिकॉल कर दें थोड़ा सा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में बोला है कि जो है वो आपका राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में बोला गया है कि व्यक्ति भी किसी के साथ दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में बोला गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बोला गया है कि जो एससी है एसटी है इनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इनके साथ जो है वो इनके लिए जो है वो विशेष प्रावधान किया जाएगा। और इसको जो है वो आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को बोला गया है कि जो आपका एससी है एसटी है ओबीसी है इसको शिक्षा संस्थानों में जो है वो विशेष आरक्षण दिया जाएगा। और इसको जो है वो आपका जो है वो 93वां नंबर का संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। वहीं आपका जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है उसको 103 नंबर संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और बोला गया था कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण जाति है उनको यहाँ पे विशेष आरक्षण दिया जाएगा शिक्षण संस्थानों में 10% का। ये हो गया आपका आर्टिकल 15। ठीक है, इसको आप और भी डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब आर्टिकल 16 देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो बोला गया है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर पाने की ये अधिकार देता है और इसके साथ ही राज्य जो है वो आपका पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनके लिए जो है वो आपका आरक्षण लागू करने की भी अनुमति देता है। तो यहीं पे आप देख लीजिएगा कि जो आपका आर्टिकल 16 है इसको टोटल 6 क्लॉजेस में बांटा गया है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बोलता है कि यहाँ पे आपका समानता सभी को मिलेगा, भर्ती में, पदोन्नति में, पेंशन में, अवकाश में, छुट्टी में, सबको जो है वो आपका समानता देखने को मिलेगी। वहीं जो है वो आपका अगर आर्टिकल 16 क्लॉज 2 देखिएगा तो उसमें बोला गया है कि उद्भव के साथ, उद्भव मतलब 5 गो आधार ऊपर में था ना, यानी कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 गो तो ये आधार था ही। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में एक आधार और जुड़ जाता है यानी कि उद्भव, तो यहाँ पे टोटल 6 आधार हो जाते हैं। इन 6 आधार में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बोला गया है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बोला है यहाँ पे कि जो है वो यहाँ पे भी जो है वो आपका भेदभाव से रोक किया जा रहा है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में भी। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में भी बोला गया कि निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाए, मतलब निवास पे भेदभाव नहीं होगा, निवास स्थान पे। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में बोला है कि 6 आधार पे बोला है, यहाँ पे उद्भव को भी ऐड कर दिया है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में बोल दिया निवास के स्थान पे, निवास स्थान के आधार पे भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, मतलब ये भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है इसमें बोला गया कि सेवा में जो पिछड़े जो लोग हैं इनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना, सेवा में जो पिछड़े लोग हैं इनको आरक्षण दिया जाएगा 16 क्लॉज 4 में। वहीं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और 4 का भी ए है, फिर 4 का भी बी है, तो इस तरह से आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में बोल दिया कि सेवा में जो पिछड़े लोग हैं इनको आरक्षण दिया जाएगा। वहीं आर्टिकल 16 4 क्लॉज ए इसमें बोल दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा एससी को और एसटी को। वहीं आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्लॉज बी में बोला गया है कि यहाँ पे आपका कैरी फॉरवर्ड का अग्र ज्ञान का भी जो है सिद्धांत यहाँ पे दिया जाएगा। और आर्टिकल 16 4 क्लॉज ए इसको 77वां संविधान संशोधन 1997 में जोड़ा है। और जबकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्लॉज बी इसको 81वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा था। वहीं आर्टिकल 16 क्लॉज 5 है, यहाँ बोला गया कि नियुक्ति में वरीयता दिया जाएगा, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है यहाँ पे। इसी तरह से आएगा आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 6, यहाँ बोला गया कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा और ये जो आरक्षण है वो आपका जनरल के आरक्षण में से ही दिया जाएगा। और आर्टिकल 16 क्लॉज जो 6 है इसको 103 नंबर के संविधान संशोधन 2009 में जोड़ा गया था। ठीक है ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और बोला गया था इसको जो है 2019 में जोड़ा गया और 103 नंबर संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया था आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को। उसके बाद 104 नंबर का फिर संविधान संशोधन होता है और उसमें बोला जाता है कि ये जो आरक्षण है इसको 2030 तक अभी बढ़ा दिया गया है। ठीक ना, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 16 की चर्चा। ठीक है, अब आर्टिकल 17 देख लीजिए। बोला जा रहा है कि अस्पृश्यता का अंत। तो बोला जा रहा है कि अस्पृश्यता का व्यवहार पूरी तरीके से समाप्त घोषित किया जाता है और किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना जाता है। और इस अनुच्छेद के समर्थन में संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया था।
उसके बाद अनुच्छेद 18 देखते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि उपाधियों का अंत। तो यहाँ बोला जाता है कि राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने पर यहाँ पे रोक लगाया जाता है, ताकि समाज में कृत्रिम असमानता जो है वो, कृत्रिम बोला जाता है यानी कि मानव के द्वारा किसी भी तरह का जो है वो असमानता नहीं बढ़ेगा। केवल और केवल सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, इससे जो है वो मुक्त है। ये हो गया आपका समानता का अधिकार। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक देखने को मिलता है। और यह अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के विकास की रक्षा करता है। और अनुच्छेद 19 में देखिएगा तो आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है। बोला गया कि प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और भाग ये इसका जो छठा है, वहाँ बोला गया है कि व्यवसाय, पेशा, व्यापार या फिर धंधा करने की स्वतंत्रता। ये 6 तरह की स्वतंत्रता को दिया हुआ है। वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसमें आपका समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, सूचना का स्वतंत्र जो है अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सभी को शामिल किया गया है। वहीं जो आपका संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी, इसमें आपका सहकारी समितियां बनाने का भी जो है वो अधिकार इसमें शामिल कर दिया गया है। ध्यान दें तो अनुच्छेद 19 क्लॉज ए क्लॉज एफ यानी कि पहले संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। प्रतिबद्ध यानी कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 यहाँ से लेकर 19 क्लॉज 6 तक। देखिए आपको स्वतंत्रताएं तो दी गई है, लेकिन आपके ऊपर युक्त निबंधन में लगाया जा सकता है। तो हम लोग देखें, ये आपका अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है, ठीक है ना। और ये आपका अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 है, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। वहीं आपका अनुच्छेद क्लॉज 2 भी है, जिसमें आपका 6 तरह का जो है वो अनुच्छेद क्लॉज 2 से लेकर अनुच्छेद क्लॉज 6 तक, इसमें जो है वो आपका प्रतिबंध यानी कि युक्तियुक्त जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने की भी बात की गई है। बोला गया है कि इन जो स्वतंत्रता है, इन स्वतंत्रताओं पे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा, शिष्टता आदि आधारों पे उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 19 हो गया। अब आप आर्टिकल 20 देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि जो है वो संबंधी संरक्षण। तो बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति पर प्रतिगामी दंड विधान लागू नहीं होगा, और ना ही एक अपराध के लिए 2 बार उसको दंड दिया जा सकता है, और ना ही किसी व्यक्ति को समय के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक ना। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल जो है 20 में दिया गया है। वहीं आर्टिकल 21 में है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यहाँ पे संरक्षण किया गया है। और बोला गया है कि यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित जो है वो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। फिर इसमें बहुत इसका विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत अनेक अधिकार जो है वो समाहित किए गए हैं, जैसे कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार। ये सभी जो है वो आपका आर्टिकल 21 में ही शामिल किया गया है। एक केस आया था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद, जो कि 1993 में आया था। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत माना, और जिसके बाद शिक्षा का अधिकार जो है वो संविधान में अनुच्छेद 21 क्लॉज ए के रूप में जोड़ दिया गया। अब देख लीजिए अनुच्छेद 21 क्लॉज ए, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। और यहाँ बोला गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये आपका 202 नंबर का 2002 में ये संशोधन हुआ था। अब अनुच्छेद 22 देख लीजिए। यहाँ बोला जा रहा है कि गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। तो यहाँ पे है कि व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और उसे कारण बताए जाने वकील से परामर्श के लिए उनका अधिकार लिया है। और साथ ही साथ उनको जो है वो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का भी अधिकार दिया गया है। निवारक निरोध इसके अपवाद के रूप में जो है वो निवारक निरोध इसके अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक ना। अब देख लीजिए ये आपका जो है वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21 ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं, जो कि आपका अनुच्छेद 23 और 24 है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 23 में बोला गया कि मानव तस्करी और बलात्कार श्रम का जो है वो निषेध किया जाएगा। अनुच्छेद 24 में बोला गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है वो खतरनाक कार्यों में नियोजन वो निषिद्ध है। अब देख लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है।
यहाँ बोला गया कि अनुच्छेद 25 धर्म का प्रचार पालन प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है और इसमें सिखों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक संस्थाओं की प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 जो है वो धार्मिक करों का निषेध करने की स्वतंत्रता देता है, धार्मिक करों का निषेध करता है। अनुच्छेद 28 जो है वो आपका शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान, ये निषेध है। और अनुच्छेद जो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका आता है अनुच्छेद 29 और 30 में। और इसमें बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 29 में बोला जाता है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति भाषा और लिपि की रक्षा करना है। और अनुच्छेद 30 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को। तो जो भी अल्पसंख्यक लोग होंगे उनको अपने शिक्षा और शिक्षण संस्थान स्थापना करने का और उनके ऊपर जो है उनका प्रशासन चलाने का उनको अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31 नहीं पढ़ना है। अनुच्छेद 32 जो है वो अनुच्छेद 31 पहले क्या था तो उसको हटा दिया गया है ना, तो अनुच्छेद 32 पढ़ना है हम लोगों को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। तो बोला गया है कि अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका यानी कि PIL दर्ज कर सकते हैं। और इसी प्रकार 226 अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। रीट के प्रकार देखिएगा तो आपका रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है आपका हेबिस कॉर्पस, इसमें बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। फिर आपका है मैंडेमस, यहाँ पे है सार्वजनिक अधिकारों को उनके दायित्वों का जो है वो पालन करने हेतु बाधित करना। और आपका एक होता है प्रोहिबिशन, यहाँ पे निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना है। और चौथा है आपका क्वो वारंटो, यहाँ पे अवैध रूप से जो पद पर बैठे हुए व्यक्ति है इनको वैधता पर प्रश्न लगता है। और एक है आपका सर्टियोरेरी, और सर्टियोरेरी का अर्थ होता है कि निचली अदालत से मामला वापस लेकर उच्चतर अदालत को स्थानांतरित करना। ये आपका 5 तरह का रीट है। ये 5 तरह का रीट आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और 6 तरह का रीट हाई कोर्ट जारी करता है। हाई कोर्ट के पास रीट संबंधी एक अधिकार ज़्यादा है, वो कौन है वो आप बताइए। अब देख लीजिए आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का क्या स्थिति है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है और यहाँ बोला गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, इन सभी के आधार पर जो है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 358 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 में प्रदत्त सभी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो आपका निलंबित हो जाती है। वहीं अनुच्छेद 359 की बात कीजिएगा तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को भी निलंबित कर सकता है वो चाहे तो, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो आपका किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होगा, चाहे वो आपातकाल हो चाहे नहीं हो, किसी भी मामले में नहीं। महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या क्या रहे हैं, जैसे कि आपका पहला निर्णय है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में आया था और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है और यह पूरी तरह के संवैधानिक है और बशर्ते कि इसे अत्यंत दुर्लभतम मामलों में दिया जाए, यानी बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही दिया जाएगा मृत्युदंड। अदरवाइज ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है। अगर बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ मामला है तो उसको आप दे दीजिए। निष्कर्ष कंक्लूजन देख लीजिए क्या कहा जा सकता है। तो मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ है और ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हुए नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करते हैं। न्यायपालिका इनके संरक्षण की अंतिम संरक्षक है और भारतीय संविधान नागरिकों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचे। और मौलिक अधिकार न केवल लोकतंत्र की पहचान है बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का भी ये आधार है। इस तरह से जो आपका मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो मौलिक अधिकार वाला टॉपिक ज़्यादा नहीं था, तो इतना ही पढ़ना ही है, ज़्यादा डिटेल से नहीं है। ये पीटी के लिए आप पढ़ रहे हैं ना, तो पीटी के लिए कितना पढ़िएगा, तो पीटी के लिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टॉपिक इतना पढ़ लीजिए आप और इतना याद कर लीजिए ना, रट लीजिए, इतना ही याद कर लीजिए काफ़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है आपका भारतीय संविधान का जो है वो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ चलते हैं। और ये भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा है मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो अब हम लोग मौलिक कर्तव्य की चर्चा करते हैं। तो बोला जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ साथ नागरिकों के लिए कुछ नैतिक और सामाजिक दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें मूल कर्तव्य कहा जाता है। और इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सह अस्तित्व, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक सम्मान आदि मूल्यों का विकास करना है इसके माध्यम से। ठीक है ना, ये बहुत ही कीवर्ड है एक तरह से, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। मूल कर्तव्यों का उद्गम देख लीजिए। तो स्रोत की बात करें तो बोला जाता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति आई थी, जो कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, और समिति ने नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों का जो है वो संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी, यानी कि रिकमेंडेशन दिया था। और इसी समिति की सिफारिश पे ही मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। और इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आता है, और जिसके बाद क्या होता है, इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 क्लॉज ए इसको जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही संविधान में भाग 4 क्लॉज ए को जोड़ा जाता है। और इसी के साथ ही साथ अनुच्छेद 51 जो ए है इसको जोड़ा जाता है, और इसमें टोटल आपके 10 जो है वो आपके मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन में। उसके बाद जब आपका 86वां संविधान संशोधन आया 2002 में, जिसमें हम लोग देखें कि आपका 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार को हम लोग आर्टिकल 21 क्लॉज ए में मौलिक अधिकार में जोड़े, तो उसको मौलिक कर्तव्यों में भी हम लोगों को जोड़ना पड़ा। तो इसलिए फिर हम लोग 10 मौलिक कर्तव्य पहले था, फिर 86वां संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ गए, ये हो गया 11 मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य क्या हो गया, तो यह कर्तव्य था कि माता और पिता को या फिर जो भी अभिभावक है, गार्जियन है, इनको 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये उनका जिम्मेदारी है, ये उनका जो है वो कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या कितनी दिखे, तो कुल अभी वर्तमान में 10 गो हो गई है। टोटल 11 गो हो गया है। पहले 10 गो था, और 10 गो जो है वो आपका 42वां संविधान संशोधन में जुड़ा था। फिर 11वां जो है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने का प्रयास कैसे किया गया था, तो सबसे पहले एक आपका JS वर्मा समिति आई थी 1999 में। बोला गया कि सरकार ने 1999 में मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए और इनके क्रियान्वयन पर सुझाव देने के लिए ये जो है वो आपका JS वर्मा समिति का गठन किया था। उसके बाद देखिए तो समिति ने, ये जो समिति है JS वर्मा समिति, वो शिक्षा, कानून, नागरिक जागरूकता के माध्यम से कर्तव्यों को लागू करने की सिफारिश ये करता है। उसके बाद देख लीजिए अनुच्छेद 51 क्लॉज ए के अंतर्गत टोटल 11 को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कौन कौन है वो देख लीजिए। अनुच्छेद 51 क्लॉज ए प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और साथ ही साथ राष्ट्रगान का यह आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता संग्राम से प्राप्त उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य बनाए रखें। चौथा है कि देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, सभी भारतवासियों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा धर्म, भाषा, क्षेत्र या फिर वर्ग पर आधारित भेदभावों से ऊपर उठकर समाज का निर्माण करें। छठा, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। सातवां, भारत की समृद्ध सामासिक यानी कि कंपोसाइट संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का वो संरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वन, झील, नदियाँ, वन्यजीव, इन सभी की रक्षा करें तथा उनका संवर्धन करें और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें। नौवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। 10वां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 11वां, माता पिता अथवा अभिभावक होने के नाते 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर सुनिश्चित करें और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ दिया गया था। ठीक है। अब देख लीजिए
जो आपका मूल कर्तव्य है इनका क्या महत्व है। तो बोला जा रहा है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन को ये बढ़ाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और साथ ही साथ ये डिसिप्लिन को भी बढ़ाते हैं। राष्ट्रभक्ति को भी ये प्रोत्साहित करते हैं, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव का आधार बनते हैं, लोकतंत्र को ये मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। इसके अलावा समाज में नागरिक कर्तव्य भावना विकसित करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मौलिक कर्तव्य भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी तक हम लोग देखें तो आपका जो भाग 2 था यानी कि नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, उसी तरह भाग 3 जो था मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक था। इसके बाद जो आपका मौलिक कर्तव्य है 11 तरह का, जो कि आपका आर्टिकल 11 क्लॉज ए में है। ये हम लोग तीनों टॉपिक आज की क्लास में पढ़ लिए हैं, ज़्यादा ये टाइम नहीं लगा इसमें। अब हम लोग कल के जो कल के नहीं आने वाला जो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 4, वहाँ पे हम लोग DPSP को भी कवर कर लेंगे इसी तरह से। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, इसलिए आज हम लोग जो है वो एक और टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। और वो टॉपिक क्या है, तो वो टॉपिक जो है वो आपका है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ये वाला जो टॉपिक है इसको भी हम लोग आज कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो झारखंड में धार्मिक आंदोलन वाला टॉपिक भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड के बारे में बताया जा रहा है कि झारखंड जो है वो झारखंड जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म संस्कृतियों का ये संगम स्थल रहा है। यहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जनजातीय परंपरा और शैव शक्ति संस्कृति सभी ने यहाँ पे अपनी छाप छोड़ी है। उपलब्ध पुरातात्विक प्रमाण बतलाते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर पाल वंश, जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा है, इस क्षेत्र में वो धार्मिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इन सभी धार्मिक गतिविधियों का ये केंद्र भी रहा है। झारखंड में जैन धर्म का अगर हम लोग प्रभाव देखें तो वो आपका भगवान महावीर से संबंधित है। तो अब हम लोग भगवान महावीर और झारखंड के बीच में क्या क्या संबंध है उनको देखते हैं। बताया जाता है कि जैन ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र को महावीर स्वामी के भ्रमण स्थल के रूप में वर्णित किया जाता है, और महावीर के पुनर्जन्म और दीक्षा से जुड़ी हुई कई घटनाएं जो है वो आपका इसी क्षेत्र में घटित मानी जाती है। लोरे ए यादगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा मार्ग का उल्लेख जो है वो आपका जैन ग्रंथों में मिलता है। मुंडारी भाषा में इसका अर्थ है कि आंसुओं की नदी, जिसका संबंध महावीर के कठोर साधना काल से माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन धर्म के आदिवासी समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क बहुत प्राचीन रहा है। ठीक है, पारसनाथ पर्वत, जो कि श्री सम्मित शिखर कहा जाता है, इसका स्थान और भूगोल देखिए। ये गिरिडीह जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, और अगर हम लोग इसको फीट में देखें तो ये आपका 44-78 फीट है। दामोदर और उसरी नदियों से ये घिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। इसका ये हो गया। धार्मिक महत्व की बात करें तो 20 जैन तीर्थंकर का जो निर्वाण स्थान है ये आपका पारसनाथ ही है। विश्व में किसी भी स्थल के लिए ये जो विशिष्टता है वो अत्यंत ही दुर्लभ है कि यहाँ पे एक ही पहाड़ पे 24 तीर्थंकर में से 20 को तीर्थंकर का जो है वो आपका निर्वाण यहीं पे हुआ है। ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है। 23वें जो तीर्थंकर है जिनका नाम है पार्श्वनाथ, इनका जो है आपका 717 ईस्वी में इनका जो यहाँ पे निर्वाण हुआ था, और इन्हीं के नाम पे जो है इनको पारसनाथ कहा जाता है इस पहाड़ी को। दिगंबर और श्वेतांबर जैन मुनि यहाँ पे हर वर्ष आपका संवत्सरी पंच कल्याणक और प्रवाह धीराज परिक्रमा जैसे अनुष्ठान यहाँ पे करने के लिए प्रत्येक साल वो आते हैं। इसी कारण इसे जैन धर्म का मक्का या फिर सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। पारसनाथ विवाद काफ़ी ज़्यादा रहा है 2022 और 23 में। बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, और झारखंड पर्यटन नीति में इसे पर्यटन क्षेत्र बताया गया है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है पारसनाथ पहाड़ी को, और झारखंड पर्यटन जो पॉलिसी आया है उस पॉलिसी में सम्मिद शिखर को यानी कि पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन क्षेत्र यानी कि टूरिस्ट हब के रूप में इसको बताया गया है। और इको टूरिज्म शब्द के कारण जैन समुदाय को थोड़ी बहुत आशंका हुई और उनको जो है वो उनकी भावनाएं आहत हुई। ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, पर्वत पर जो है वो व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी इससे, और मांस मदिरा की उपलब्धता से धार्मिक जो है वो पवित्रता वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। समाधान की दिशा देखिए
तो बोला जा रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने विवाद बढ़ने के बाद अधिसूचना पर यानी कि नोटिफिकेशन पे रोक लगा दी है और पारसनाथ को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक विरासत का संरक्षण एवं तीर्थ पर्यटन का नियमन करना है। तो एक आपका प्रसाद योजना आया था, उस योजना में पारसनाथ को भी शामिल कर दिया है। झारखंड के अन्य जैन स्थल की बात की जाए तो पहला है मानभूम, जो कि वर्तमान में धनबाद को कहा जा रहा है और ये आपका पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र है। लगभग पूर्वी सिंहभूम नहीं है, मतलब उसमें पूर्वी सिंहभूम कहा जाता था, लेकिन ये तो अभी धनबाद जो है वो आपका बगल में जामताड़ा है, उसके बगल में बोकारो है, उसके ऊपर में गिरिडीह और ये देवघर से जुड़ा हुआ है। नीचे देखिएगा तो आपका ये वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है धनबाद, ठीक ना। तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम हटाइए, ये याद मत रखिएगा। मानभूम के बारे में बताया जा रहा है कि यह प्राचीन काल में जैन धर्म का यह प्रमुख केंद्र था। दामोदर और कसाई नदी घाटियों में कई जैन स्तूप, मूर्तियां और लेख प्राप्त हुए हैं। मानभूम क्षेत्र की मिट्टी में 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के जैन प्रभाव की निरंतरता वहाँ पे लगातार दिखाई देती है। सिंहभूम क्षेत्र की बात की जाए तो बोला जाता है कि बेनूसागर से 7वीं शताब्दी की जैन प्रतिमाएं यहाँ मिली है। सरक समुदाय जो है, सरक नामक समुदाय जो कि जैन श्रावक रहे होंगे, वो यहाँ निवास करते थे। श्रावक जो है वो इसका अर्थ होता है सरक, जो कि स्थानीय उच्चारण से परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। श्रावक को ही सरक कहते हैं और यहाँ पे सरक समुदाय अभी भी मिल रहा है। बाद में हो जनजाति के विस्तार के कारण यह समुदाय यहाँ से जो है वो आपका माइग्रेट कर गई होगी, विस्थापित हो गई होगी। एक आपका पलामू में हनुमान गांव है। बोला जाता है कि कई जैन पूजा मंडल, चबूतरा और प्राचीन वेदी के अवशेष देखने को मिलते हैं। कोल्वा पहाड़, जो कोल्लूसरी पहाड़ भी कहा जा रहा है, ये आपका चतरा में है और यह झारखंड का एकमात्र स्थल है जहाँ पे जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित है ये पहाड़। विशेषताओं की बात की जाए तो बोला जाता है कि 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को यहीं पे जो है वो आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोला जा रहा है कि 9 विभिन्न जैन तीर्थंकरों की यहाँ पे प्रतिमाएं देखने को मिलती है। पत्थर पर मिले पद चिन्ह, जैन इसे पार्श्वनाथ का पद चिन्ह भी मानते हैं और अनेक यहाँ पे बौद्ध मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। झारखंड में भी आपका देखिए तो आपका बौद्ध धर्म का भी प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बोला जाता है कि यह क्षेत्र मौर्य काल से लेकर पाल काल तक बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था और विशेषकर पाल शासकों ने यहाँ पे वज्रयान और महायान शाखाओं को ज़्यादा जो है वो संरक्षण प्रदान किया था। प्रमुख बौद्ध स्थलों की बात की जाए तो पहला है आपका मूर्तिया गांव, जो कि पलामू में है। बोला जा रहा है कि सांची स्तूप के समान यहाँ पे सिंह शीर्ष स्तंभ मिला है और यह आपका मौर्यकालीन प्रभाव की पुष्टि करता है। करवा गांव जो है वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं और यहाँ पे मठीय गतिविधियों का भी प्रमाण मिला है। सूरजकुंड जो कि हजारीबाग में है, यहाँ पे गौतम बुद्ध की शिला मूर्ति मिली है और स्थानीय परंपरा के अनुसार यह एक प्राचीन ध्यान स्थल हुआ करता था। बहोरनपुर की बात की जाए तो ये आपका हजारीबाग में है और यहाँ से 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्तियाँ मिली है। विशेषकर आपका अवलोकितेश्वर महायान की 6.8 फीट ऊंची मूर्ति मिली है। बेलवादा खूंटी में है। बोला जा रहा है कि आपका यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं और यह दर्शाता है कि यहाँ पे संगठित बिच्छू जो है आपका समुदाय रहा करते थे। कटुंगा गांव जो कि सिमडेगा में है, यहाँ पे बुद्ध की उत्तम प्रतिमा मिली है। पटमदा जमशेदपुर में है और बोला जा रहा है कि यहाँ पे बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। स्थानीय बौद्ध उपासना के यहाँ पे संकेत देखने को मिलते हैं। 8वां जो है वो आपका दियापुर दालमी है, जो कि धनबाद में है। इसके बारे में जानकारी मिलता है कि गौतम बुद्ध के यहाँ पे स्मारक मिले हैं और यहीं पे दामोदर नदी के तट पे बुद्धेश्वर मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा 9 नंबर पॉइंट जो है वो आपका घोलमारा है, जो कि धनबाद में है। बोला जा रहा है कि खंडित बुद्ध प्रतिमा स्थानीय स्तर पे बौद्ध कला का विकास देखने को मिलता है। ईचागढ़ जो कि इचाक में है, यहाँ पे ईचागढ़ आपका सरायकेला खरसावां में है। बोला जा रहा है कि तारा देवी की प्रतिमा यहाँ पे मिली है और ये आपका वज्रयान परंपरा की महत्वपूर्ण देवी देखने को मिलती है। यह प्रतिमा जो है आपका रांची संग्रहालय में यानी कि म्यूजियम में रखा हुआ अभी भी सुरक्षित। 11वां नंबर प्लेस की बात करें तो आपका सीतागढ़ पहाड़, जो कि हजारीबाग में है और यहाँ बोला जा रहा है कि फायान ने यहाँ विहार का वर्णन किया है कि यहाँ पे विहार मिला है और खुदाई में 4 बुद्ध आकृतियों वाला स्तूप भी यहाँ पे देखने को मिला है। हम 11 सितंबर 2024 को सीतागढ़ पहाड़ गए थे। झारखंड में बौद्ध धर्म का विकास और ह्रास की बात की जाए तो विकास के कारण क्या क्या रहे हैं, तो पाल वंश जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बोला जा रहा है कि यहाँ पे वज्रयान शाखा को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया गया था।
व्यापार मार्गों को घने जंगलों के बीच या क्षेत्र में जो है वो आपका साधना के लिए उपयुक्त था। व्यापार मार्गों और घने जंगलों के बीच या जो क्षेत्र था वो साधना के लिए काफ़ी ज़्यादा विकसित था या उपयुक्त था। अच्छा, विकास के कारण क्या क्या है वो देख लीजिए। झारखंड में बौद्ध धर्म का विकास पहले देखेंगे, फिर हम लोग ह्रास देखेंगे। विकास का कारण ये था कि पाल वंश जो है वो वज्रयान शाखा को संरक्षण दे रहा था, साथ ही साथ यहाँ पे व्यापारिक मार्ग भी था और घना घना जंगल भी था। इस कारण से इस क्षेत्र में साधना के लिए एक तरह से उपयुक्त स्थल था। आदिवासी समुदायों में प्रकृति पूजा का चलन था। दिन बौद्ध जो है वो आपका वज्रयान की तांत्रिक स्वरूप से मेल खाता था। तो आदिवासी लोग भी आपका प्रकृति पूजा करते थे और बौद्ध धर्म का जो आपका वज्रयान जो आपका शाखा है वो भी आपका जो है वो प्रकृति पूजा करते थे। तो इससे ये मेल खाता था, दिन इसका विकास हुआ। कहीं कहीं पे देखते हैं इसका ह्रास का भी कारण है, जैसे कि गुप्त काल में कुमार गुप्त के समय में बौद्ध धर्म का जो है वो प्रभाव बहुत ज़्यादा कम होता है और ब्राह्मणवाद और यहाँ पे जैन धर्म का पुनः उत्थान होता है। उसके बाद देख लीजिए स्थानीय राजवंशों ने शैव शाक्त परंपरा को अपना मुख्य आधार बना लिया। फिर धीरे धीरे देखिए तो हम लोग बौद्ध धर्म में यहाँ से जो है वो डिक्लाइन की ओर चला गया था और फिर धीरे धीरे वो आगे चल के समाप्त हो ही जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पॉइंट था आपका, सॉरी, आज के हम लोग जो आज का ये जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम लोग पॉलिटी का 3 टॉपिक और आपका जो है मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड इसका एक टॉपिक, झारखंड में धार्मिक आंदोलन, इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए यहाँ पे। तो इसी तरह से अगर हम लोग चलते चले तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी और धीरे धीरे ही सही आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। इसका 2 वीडियो जो है वो और आएगा, इसका 2 पार्ट, और फिर ये जो आपका टेस्ट नंबर 3 है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अब वो लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।